जय गणपति की। जय गणपति की। सभी लोग नहीं आए अभी, 10:15 का टाइम था। चलिए आ जाने दीजिए। संडे में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। जी संडे, अच्छा हाँ सही बात है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह में। हाँ हाँ सही सही कह रही हैं आप। एक्चुअली क्या है, गुरुजी अभी बाहर है ना, तो मैंने कहा कुछ क्लास एडजस्ट की थी, इसीलिए आपकी अभी प्रश्न शास्त्र कर दी है 11 बजे आपकी। फिर अष्टक वो हो जाएगा, शायद षडबल है। हाँ जी शेड्यूल है। हाँ हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही, है ना, जो भी आएंगे सुन लेंगे। ठीक है चलिए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। चलिए देखिए, पिछली बार हमने इसके बेसिक सिद्धांतों और जो जितनी बेसिक चीजें थी उनको प्रश्न शास्त्र में जितने उपयोग किया जाना उनके बारे में पढ़ा था। दो वर्ड यहाँ पर बहुत काम आएंगे, और वो वर्ड आपने जब मैंने ताजिक पढ़ाया था आप लोगों को तब भी ध्यान होगा। जब योग की बात हुई थी ताजिक में, तो उन ताजिक योग में दो वर्ड हमेशा आते थे, शायद आपको ध्यान हो। लग्नेश और कार्येश आते थे ना, किसी जी भी, सर। है ना, कोई भी योग की जब हम बात करते थे तो लग्नेश और कार्येश पे बात करते थे। लग्नेश दैट्स मीन्स लग्न का स्वामी, और कार्येश मतलब जो भी भाव की बात की जाए, या जो जिस समय जिस भाव से संबंधित प्रश्न किया गया है, तो उस भाव का स्वामी, दैट इज कॉल्ड कार्येश। तो वही कंसेप्ट पूरा का पूरा प्रश्न में लागू होता है, क्योंकि प्रश्न का मतलब ही क्या है, किसी न किसी भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि कोई भी जीवन में कोई भी घटना हमारी कुंडली के जो 12 भाव हैं उससे संबंधित ही होती है। उसके बाहर आप घटना कोई सोच ही नहीं सकते जो उन 12 भाव में नहीं आएगी। तो कोई ना कोई उस भाव का मालिक, कोई ना कोई उसका कार्यश बनेगा। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए प्रश्न में जब हम उत्तर निकालते हैं प्रश्न शास्त्र के थ्रू, तो वहीं पर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, लग्नेश का और कार्येश का। तो लग्नेश और कार्येश के कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करते हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न शास्त्र की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो लग्नेश कार्येश के बिना तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। तो कुछ श्लोक हैं, उन श्लोक का क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि लग्नेश और कार्येश का योग और इन पर चंद्रमा की दृष्टि। चंद्रमा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, प्रश्न शास्त्र में जब कभी भी किसी प्रश्न का अपने को आंसर चाहिए, तो आपको चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की स्थिति, कहाँ पर बैठा है, चंद्रमा की स्थिति, पोजीशन,
चंद्रमा की पोजीशन किस तरह का है, क्या वो क्षीण चंद्रमा है, क्या वो मजबूत है, बलवान है, ये सारी स्थिति देखी जाती है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति से प्रश्न के निगेटिव और पॉजिटिव, प्रश्न का जो आंसर है उसकी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातों पर डिपेंड करता है। तो लग्नेश और कार्येश का योग और इस पर चंद्रमा की दृष्टि, कार्य सिद्धिदायक राजयोगों का विचार किया जाता है। जैसे लग्नेश प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधि होने के कारण लाभ देने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि लग्नेश कौन है, जो हमारा प्रतिनिधि है, जो जातक है, जातक जो खुद है या जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हो गया। क्योंकि प्रश्न जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है वही आपका जातक है। प्रश्न किसी के बारे में पूछा जा सकता है, कोई मीडिएटर भी आपके बारे आ सकता है, उसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो वो प्रश्नकर्ता जो लग्नेश हो गया, उसका प्रतिनिधि है, वो लाभ लेने वाला है। क्योंकि वो जो प्रश्न पूछ रहा है, लाभ किसको मिलना है, लग्नेश को। और लाभेश, लाभ भाव का प्रतिनिधि होने के कारण लाभ देने वाला कहा गया है। लाभेश हम किसको कहते हैं, लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। तो वो लाभ का भाव का प्रतिनिधि होने के कारण लाभ देने वाला कहा गया है। तो लाभ संबंधी प्रश्न में यह कार्य भाव का प्रतिनिधि होने के कारण कार्येश भी है। अगर किसी ने किसी लाभ से संबंधित अपने सोर्स ऑफ इनकम या लाभ, कोई किस तरह का लाभ होना है, उससे संबंधित प्रश्न किया तो वो वहां पर वो कार्येश बन रहा है। तो लग्नेश के साथ लाभेश, क्योंकि वहां वो कार्येश हो गया लाभेश। ठीक है, और इस पर चंद्रमा की दृष्टि होने पर अवश्य लाभ होने का योग बनेगा। अगर इस तरह के किसी प्रश्न में लग्नेश का और कार्येश का संबंध बन गया और उस पर चंद्रमा की दृष्टि आ गई, तो वहां पर आपको कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर लग्नेश का और लाभेश का जो योग है वो तीन पोजीशन में बन सकता है। कैसे, नंबर 1, यदि लग्नेश लाभ स्थान में है और लाभेश लग्न में स्थित है। मान लीजिए कंडीशन ये हो गई कि लग्नेश कहाँ बैठा है, लाभ स्थान में, और लाभेश कहाँ बैठा है, लग्न में। सेकंड पोजीशन, लग्नेश और लाभेश दोनों लाभ स्थान में बैठ गए ज्वाइंट होकर युति के साथ। और तीसरी पोजीशन, लग्नेश और लाभेश दोनों लग्न में स्थित हो गए। तो ये 3 तरह की पोजीशन बनेगी। एक तो वाइस वर्सा, लग्नेश लाभेश में चला गया, या लाभेश लग्न में आ गया, या दोनों लाभ में आ गए, या दोनों लग्न में आ गए। तो इस प्रकार के योगों में से किसी एक प्रकार का योग लग्नेश और लाभेश में बनता हो और चंद्रमा का लाभ स्थान से दृष्टि संबंध हो तो पूर्ण लाभ मानना चाहिए। तो हमको कहना चाहिए कि हाँ, पूर्ण लाभ मिलेगा। ये देवगुरु हैं श्री रामकृष्ण, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चंडेश्वर में ही ऐसा विवेचन किया है। ये कहीं ना कहीं ग्रंथों के ही सब श्लोक हैं और उसी से उद्धृत लिए गए हैं। तो इन सारे योगों में चंद्रमा की दृष्टि का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा कार्य सिद्धि का बीज है। चंद्रमा को क्यों लेते हैं हम, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जो भी कार्य सिद्धि होना है उसका बीज मानते हैं। क्योंकि यही व्यक्ति के मनोबल और मनोयोग का परिचायक है। मनोबल का भी परिचायक है और मनोयोग का ही परिचायक है। अतः इसकी दृष्टि के बिना सारे योग निष्फल हो जाते हैं। योग बन भी रहा है और अगर दृष्टि नहीं है तो योग निष्फल हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी लाभ का प्रयोग किया है, इसका प्रयोग कई प्रकार से कई अर्थों में बहुत भिन्न रूप से किया जाता है। जैसे अर्थ लाभ की बात आती है ना, कोई भी प्रकार का अर्थ लाभ, चाहे वो अर्थ लाभ हमारा रुपये से हो, कई बार अर्थ लाभ संपत्ति वगैरह से भी आता है, लेकिन ज्यादातर हम किसी वस्तु की या इस तरह की प्राप्ति या रुपये से संबंधित अर्थ लाभ देखते हैं। तो वहां पर
एकादश भाव के स्वामी के साथ लग्नेश के संबंध होने पर अर्थ लाभ का विचार किया जाता है। इसी प्रकार जैसे चतुर्थ स्थान के स्वामी के साथ लाभेश का संबंध होने पर भूमि, मकान या वाहन का लाभ। मतलब यहाँ पर चतुर्थ स्थान के स्वामी का, चतुर्थेश का लाभेश से संबंध, लग्नेश अलग है, लेकिन यहाँ चतुर्थेश का लाभेश से संबंध अगर बन रहा है तो फिर हम लाभ किसका कह देंगे? जो चतुर्थ के कारक हैं, जैसे भूमि हुआ, मकान हुआ, वाहन हुआ, तो वहां पर हम इसको देखेंगे। पंचमेश के साथ संबंध होगा तो कहीं ना कहीं से संतति लाभ होगा। सप्तमेश के साथ संबंध होगा तो स्त्री लाभ होगा। दशमेश के साथ संबंध होने पर पद या उपाधि लाभ का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉम्बिनेशन से हमको आंसर देखना है। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है जी इसमें? सर। नहीं। अब यदि ये योग जो है वर्तमान समय में बनता है ना, तो तुरंत लाभ होता है, और यदि भविष्यकाल में बनने वाला हो तो भविष्यकाल में लाभ होगा। तो इसका हम जो है गोचर के हिसाब से, और हमारे पास और भी कई टेक्निक हैं, जैसे आपको मैंने जब तारीख के योग बताए थे, योग से बड़ा अच्छा आंसर निकलता है। तो मैंने शायद आपको बार बार ध्यान होगा, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था कि ताजिक के योग का उपयोग बहुत ज्यादा प्रश्न शास्त्र में किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम जब योग के, जब हमने मान लीजिए यहाँ पर संबंध देख लिया और उसके साथ योग भी देख लिया, तो अगर योग भी अगर निकल रहा है, अच्छा योग आ रहा है, इच्छाल योग बन रहा है, और उसमें फिर इच्छाल की जो कैटेगरी आपने पढ़ी थी, अगर पूर्ण इच्छाल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि काम जल्दी होने वाला है ना। भविष्य इच्छाल आ रहा है तो कह देंगे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी हमने प्रश्न के आंसर की देख ली, और योग के आधार पर उसका समय और निश्चितता बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है और वहां पर कोई ऐसा खराब योग दिख रहा है, तो योग में भी आपने देखा था जब हमने योग पढ़े थे, उसमें कई योग ऐसे थे कि उसमें तीसरे की सहायता से काम बनेगा, बनेगा लेकिन देरी से बनेगा, कुछ बाधाएं आएंगी तो बनेगा। तो वहां पर हमको योग का भी उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ सिद्धांतों में कुछ टेक्निक और भी दी है कि हम गोचरी क्रम से देख लें, पंचांग का यूज कर लें, और लाभ स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि किस दिन पड़ रही है वो देख लें। तो उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि लाभ जो है अमुक दिन पर होगा। चंद्रमा की उस समय मान लीजिए पूर्ण दृष्टि किसी दिन पड़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपको जो लाभ होने वाला है इसमें इतने दिन लगेंगे और इस दिन अवश्य हो जाएगा। तो लग्नेश और लाभेश का योग अगर किसी भी स्थान में होता है तो लाभकारक होता है। ठीक है। और अगर वो लाभ स्थान में होगा तो ज्यादा जल्दी इफेक्ट डालेगा। जो भी हमारा प्रश्न है उससे संबंधित जो लाभ है वो जरूर मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। और यदि ये योग छठवें, आठवें या द्वादश स्थान में हो तो लाभ नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि 6, 8, 12 का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा हर जगह काम आती है ना। अगर ये इन संबंधों से बन रहा है तो लाभ नहीं होगा। शेष स्थानों में लाभ कुछ मात्रा में कम या अधिक हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है कि ये आपके सामने कुंडली दिख रही है, किसी व्यक्ति ने 23 जून 1975 को, मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा और कर देता हूँ, अब थोड़ा अच्छा विजिबल होगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 23 जून 1975 को जब प्रश्न किया उस समय सिंह लग्न थी। ठीक है। और लाभ से संबंधित कोई प्रश्न किया है, तो प्रश्न कुंडली जो बनी उस समय की ये दिख रही है जो सामने। अब ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो पहले हमने लग्नेश देखा, लग्नेश सूर्य है ना, लाभ लाभ स्थान में बैठा है ना,
11th में यस दिख सर। रहा है हाँ ना, जी। हाँ लाभस्थान। हाँ और लाभेश कहाँ बैठा है? बुध, क्योंकि हमको दोनों देखना है, लाभेश बुध देखना है। बुध कहाँ पर है? दशम स्थान पे। दशम में। तो यहाँ पर कोई संबंध बन रहा है क्या? संबंध तो नहीं बन रहा गुरुजी। नहीं बन रहा है ना, क्योंकि अभी हमने जो 3 सूत्र देखे थे कि या तो लग्नेश लग्नेश लाभस्थान में हो, या लाभेश लग्न में हो, या दोनों लाभेश आपस में एक लग्न में दूसरे हो। पे हाँ कहीं पर हो। तीसरी बात, चंद्रमा की दृष्टि देखिए, चंद्रमा की कोई दृष्टि आ रही है क्या इस पर? दशम पे लाभेश आ पे आ रही है। रही है, लाभेश पे। लाभस्थान पर, हम्म। लाभेश में नहीं, लाभस्थान पर दृष्टि लाभ आनी लाभ चाहिए। नहीं लाभ नहीं, लाभ में लाभस्थान, नहीं है। लाभेश पर नहीं आ रही है ना सर। नहीं नहीं, लाभेश में नहीं देखना है, कंफ्यूज मत होइए, केवल लाभस्थान पर। नहीं है, दृष्टि नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अब देखिए, हम्म, अब इस समय जब ये प्रश्न किया गया तो यहाँ पर कहीं भी योग, केवल एक एक ही चीज दिख रही थी कि लग्नेश लाभस्थान में चला गया, बस केवल एक पॉइंट आया है, बाकी कुछ पॉइंट नहीं बन रहे, संबंध नहीं बन रहा। तो बाद में जब इन्होंने समझाया है कि हम किस तरह देखें, जब पंचांग का यूज किया तो उन्होंने 16 अगस्त 1975 को देखा कि सूर्य और बुध का योग मिथुन राशि में हुआ। ये ये जो 16 अगस्त के 1975 को जब देखा तो सूर्य का और बुध का योग मिथुन राशि में हुआ, और 17 अगस्त 75 को चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ गई। उस समय की कुंडली ये है। सर पर ये सूर्य और बुध तो सिंह राशि में है। हाँ तो आ गए ना, लाभेश और लग्नेश दोनों आ गए ना लग्न लग्न में। में। हाँ ये जी। वाला अपना वाला सूत्र लग गया, दोनों की हाँ युति हो जी। गई। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, देखिए, देखिए लाभ स्थान में दृष्टि पड़ रही है 7वीं, ये चंद्रमा बैठा है यहाँ हाँ जी। धनु राशि, पड़ रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ 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 तो हमने तो उसने एस्ट्रोलॉजर जो ज्यादा ही जो है, मतलब कहना चाहिए और ज्यादा एक्स्ट्रा, वैसे कोई जनरल होता तो कहता अरे नहीं आपका प्रश्न तो अभी कैसे योग दिख नहीं रहे हैं। तो जैसे आदमी पूछता है ना, अरे साहब आगे आने वाले समय में बता दो कुछ हो सकता है क्या? तो उन्होंने फिर जब आगे चल के देखा कि 17 अगस्त को लगभग जब ये कुंडली बन रही है उस समय ऐसी पोजीशन बन रही है कि लाभ की स्थिति बन रही है पंचांग के आधार पर। तब ये देखा तो ये इस तरह की प्रश्न कुंडली के आधार पर बता दिया कि हाँ आपको लाभ जो है 17 अगस्त को होने की संभावना है, क्योंकि उस समय ये सारे योग लग रहे हैं जो हमने जो इसमें लगना चाहिए। क्लियर आया? हाँ गुरुजी। जी सर। अब ये श्लोक एक और दिया हुआ है, इसका अर्थ हम केवल अर्थ की बात कर रहे हैं, श्लोक पढ़ने से मतलब नहीं है। जैसे पुण्याधीश, पुण्याधीश कौन होता है? द्वितीयेश, है ना, सेकंड हाउस हमारा पुण्याधीश। कर्मेश कौन होता है? दशमेश। और निर्वृत्त शीश कौन होता है? सप्तमेश। और मृत्युपति होता है अष्टमेश। कुछ वर्ड दिए संस्कृत वाले, मैंने पढ़ के इसलिए सुना है क्योंकि उनका यहाँ श्लोक में ऊपर जो श्लोक दिया है उसमें इसका यूज किया गया है। लास्ट वाले में देखें तो अगर आप, ये दिया हुआ है निर्वति मृत्यु भवि, तो निर्वति मृत्यु समझ में नहीं आया क्या है, तो निर्वति धीश होता है सप्तमेश और मृत्युपति होता है अष्टमेश। तो अगर इनके साथ लग्नेश का योग हो और इन स्थानों पर चंद्रमा या भावेश की दृष्टि हो तो उसी के अनुसार पुण्य की वृद्धि, जैसे अगर बात कर रहे हैं सेकंड हाउस की द्वितीयेश की तो वहां पर पुण्य की वृद्धि, कर्म की बात कर रहे हैं दशमेश की तो राज्य और व्यापार नौकरी आदि की वृद्धि, और निर्वृत्ति और मृत्यु होती है अगर अष्टमेश की बात कर रहे हैं। ऐसा हमको कहना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने बताया है। समझ में आ रहा है? तो जैसे गुरुजी दोबारा बता भाष्य दीजिए इसको। इसका, जी कोई दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। द्वितीय देखिए, दशमेश। अभी केवल इसका अर्थ किया है इन्होंने, और नीचे फिर टोटल जैसे दिया है पुण्याधीश यानी कि द्वितीयेश हो गया,
ठीक है, केवल इस श्लोक का अर्थ है यहाँ पर। पुण्याधीश यानी द्वितीयेश, कर्मेश यानी कि दशमेश, निर्वृत्तधीश यानी सप्तमेश और मृत्युपति यानी अष्टमेश। इसके साथ लग्नेश का योग हो, अगर इनके साथ अलग अलग है ना, मान लीजिए द्वितीयेश का लग्नेश के साथ योग हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर प्रश्न उसने द्वितीय से संबंधित पूछा है तो वहां पर लाभ होगा। अगर दशमेश के साथ योग हो गया तो अगर कहीं प्रश्न उसका नौकरी या व्यापार से संबंधित है तो वहां लाभ होगा। अगर अष्टमेश के साथ है तो लाभ होगा, मतलब यहाँ पर जो अष्टमेश चूंकि मृत्यु देता है, तो मान लीजिए कोई परेशान है, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पर उसके संबंध में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इन स्थानों पर चंद्रमा या भावेश की दृष्टि हो, साथ में कंपलसरी है भावेश की या चंद्रमा की दृष्टि होना, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन भावों के फल मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भाष्य क्या है। पुण्य का विचार द्वितीय भाव से, कर्म का दशम से, निर्वृत्ति का सप्तम से, मृत्यु का विचार अष्टम से स्थान से किया जाता है, जैसा हम जानते हैं। तो जब इनके भाव के स्वामियों का लग्नेश के साथ योग होने पर तथा इन भावों पर चंद्रमा या भावेश की दृष्टि होने पर इन भावों का फल मिलता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लग्नेश और लाभेश का योग लाभ माना गया है, उसी प्रकार से लग्नेश और धनेश के योग से पुण्य की वृद्धि, लग्नेश और कर्मेश के योग से कर्म वृद्धि, लग्नेश और सप्तमेश के योग से निर्वृत्ति तथा लग्नेश और अष्टमेश के योग से मृत्यु होती है। इन ग्रहों के योग के साथ विचारणी भाव पर चंद्रमा या भावेश की दृष्टि अवश्य होना चाहिए। ये इसका पूरा शाब्दार्थिक और जो श्लोक दिए गए, सूत्र दिए हैं, उनका कहना चाहिए अर्थ है, हमको किस तरह से यूज करना है। यह देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं केवल एक किताब से नहीं पढ़ाता हूँ। जब आपके पास कई किताबें होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको केवल एक किताब से पढ़ना चाहिए। जितनी किताबों में जितनी चीजें अच्छी मिल जाएं उन सबको यूज करना चाहिए। तो जैसे आपके पास तो दीपक कपूर है, उसको अपन ने वहां तक पढ़ा भी, धातु मूल जीव तक। कुछ चीजें उसमें अपन आगे और पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक सिद्धांत मेरे को एक बहुत अच्छी बुक से मिले थे, जिसमें से मैंने इनको कलेक्ट किया है। तो इसमें जो सूत्र दिए हैं, इन सूत्र का उपयोग बहुत अच्छा मिलता है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब आप तुरंत इनका उपयोग करके और क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि ऊपर जो श्लोक दिया है उसमें लिखा है ततत स्थाने क्षणतः, तो इस पद का अर्थ क्या है कि उन स्थानों पर चंद्रमा भावेश की दृष्टि यह मानना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि चंद्रमा के संबंध के बिना समस्त योग निष्फल हो जाते हैं। ये बार बार हमको हमारे जो शास्त्र हैं या जो बुक है वो बार बार यही इंडिकेट कर रही है। इसी साथ भाव पर भावेश की दृष्टि भी अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये भावफल की वृद्धि करती है। भावेश पर, ये तो बेसिक सिद्धांत हमने सीखा है ना, भावेश पर अगर भाव पर अगर भावेश की दृष्टि पड़ जाती है तो भाव फल में वृद्धि करता है, जो भी उसका भाव है उसके फल में वृद्धि होती है। तो हमको चंद्रमा या भावेश दोनों में से किसी एक की दृष्टि मिल जाए तो अच्छी है। अब आता है, ये तो मेन सिद्धांत थे जो बेसिक थे कि हमको किस तरह से लग्नेश और कार्येश को देखना है। कोई डाउट है किसी को इसमें, कुछ पूछना हो? नहीं नहीं ठीक है। क्लियर है? चलिए, जी सर। अब हमारा जो लग्नेश है, केवल लग्नेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लग्नेश स्थिति द्वारा मतलब लग्नेश की स्थिति किस तरह से अलग अलग देखी जाती है। जैसे यदि यदि लग्नेश षष्ठ स्थान में हो, छठवें में हो, तो व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु या कार्यनाशक होता है। अगर लग्नेश छठवें में पड़ गया तो चूंकि लग्न जातक है खुद, तो व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु या कारनाशक हो सकता है। यदि वह अष्टम स्थान में हो तो मृत्यु कारक, और द्वादश में हो तो सदैव व्यय कराता है। तो तीन तीन भाव में तो ये इसकी पोजीशन ये है। अगर ये स्थिति बन जाए तो आप इससे इस तरह का निर्णय करना। इसी प्रकार त्रिक स्थान में भी देखते हम, द्वादश में लग्न पंचम नवम तीन भाव श्रेष्ठ, 6 8 और द्वादश तीनों भाव नेष्ठ,
और शेष 6 भाव मध्यम फलदायी माने गए हैं, है ना। लग्न पंचम नवम ये 3 भाव श्रेष्ठ, 6 8 12 ये नेष्ठ, और शेष 6 भाव मध्यम फलदायी माने गए हैं। ये जनरल चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। अब जैसे 6वें भाव की बात आती है तो ये हम जानते हैं ये रोग और शत्रु का होता है। अष्टम भाव मृत्यु और पतन का होता है। द्वादश भाव व्यय और हानि का प्रतिनिधि भाव है, अतः इनको नेष्ट भाव कहा गया है। इसी प्रकार किसी भी भाव का स्वामी जब 6 8 12 में स्थित हो जाता है तो वो उस भाव के फल को नष्ट या विपरीत कर देता है। किसी भी भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में चला जाएगा तो उस भाव के फल को या तो नष्ट कर देगा या अगेंस्ट कर देगा, विपरीत कर देगा। तो इसलिए ज्यादातर आचार्यों ने इनको दुस्थान और निश्चित स्थान बताया गया है। ये जनरल बात थी जो हम जानते हैं पहले से। अब लग्नेश अगर 6ठे स्थान में स्थित है तो जैसा हमने अभी देखा कि व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी जातक अपनी गलत हरकतों से अपना कार्य बिगाड़ देता है। अगर प्रश्न कुंडली में कहीं पर लग्नेश 6वें में जा रहा है जो प्रश्न किया है, तो उसमें हमको जातक को यही सचेत करना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने स्वयं को सुधारें। आपके काम आपकी खुद की प्रवृत्ति से, आपके किए गए कार्यों से बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अपने को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। अष्टम का वैसे ही है, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर जो है केवल मृत्यु की बात आ रही है, केवल मृत्यु नहीं होता, नाश हानि पतन अत्यंत कष्ट या अपमान, ये जानना चाहिए। द्वादश को जैसा हमने व्यय कहा है तो व्यय या हानि कराता है। अगर यहाँ चला जाए किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर जिस भाव से संबंधित होगा उस भाव से संबंधित व्यय कराएगा, ये पक्का मानिए। अब यदि दूसरा सूत्र है, यदि लग्न में स्थित बुध को चंद्रमा या पाप ग्रह देखें तो शीघ्र धन लाभ होता है। मान लीजिए उस समय प्रश्न कुंडली में लग्न में कहीं बुध स्थित है और उसको चंद्रमा या पाप ग्रह देख रहे हैं तो धन लाभ होगा, किंतु अनर्थ भी दिखलाई पड़ता है, कुछ ना कुछ अनर्थ भी होगा, ठीक है। चंद्रमा की दृष्टि होने से शीघ्र लाभ का योग बनेगा, और बुध चूंकि धन और स्वर्ण आदि का कारक ग्रह अगर वो वहां पर आ रहा है तो धन देना वाला बनेगा। किंतु बुध और चंद्रमा क्योंकि वहां पर दृष्टि आ रही है तो चंद्रमा चूंकि नैसर्गिक आधार पर दोनों शत्रुता रखते हैं, तो दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं अनर्थ उत्पन्न होने की भी संभावना कही गई है। और पाप ग्रह की दृष्टि भी कम फलदायक होने के कारण अनर्थ आदि पाप फलों को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए इस योग में बुध की लग्न में स्थिति के प्रभाव से धनादि लाभ और चंद्रमा या पाप ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से अनर्थ होना पूर्णतः तर्क संगत है। तो हम कह सकते हैं कि धन का तो लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना भी हो जाएगी जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ इस तरह की घटना कि जैसे मान लीजिए पहले तो धन लाभ हो गया और बाद में ही जो है अकारण कोई मुकदमा, कोई शोक अपमान या रोग या मृत्यु जैसे अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए जैसे एक कुंडली आपके सामने दिख रही है, इसका उदाहरण देखते हैं। इस कुंडली में 100 राशि गत स्थित बुध है। कन्या राशि कन्या लग्न की कुंडली है, तो बुध अपनी राशि में स्थित है। चंद्रमा 24 सप्तम में बैठा है तो पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। तो इस जातक को जिस समय जैसे कुंडली बनी थी तो लॉटरी के द्वारा प्रचुर धन लाभ हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उसका स्कूटर दुर्घटना में पैर टूट गया। तो आज भी वो बैसाखी की सारे जैसे इसमें बताया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं अनिष्ट भी हुआ और धन लाभ भी हुआ, ठीक है। एक सूत्र और दिया है कि यदि चंद्रमा लग्नेश या शुभ ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो
चंद्रमा, लग्नेश या शुभ ग्रह यदि केंद्र में स्थित हो तो कोई भी अफवाह या रूमर ठीक होती है ना। जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि अरे ऐसा सुना है, क्या ये सही है? तो उसके लिए ये सूत्र है, अगर उस समय चंद्रमा या लग्नेश या शुभ ग्रह केंद्र में है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये रूमर है वो सही बात है, और अगर नहीं है तो असत्य। चंद्रमा, लग्नेश या शुभ ग्रह सर केंद्र में। जी। ये जो अफवाह वाला पॉइंट था, इसमें चंद्रमा, लग्नेश और शुभ ग्रह, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए या तीनों होने चाहिए? देखिए, चंद्रमा, लग्नेश या शुभ ग्रह लिखा है, चंद्रमा तो होना चाहिए, ठीक है। हाँ और जी। लग्नेश या शुभ ग्रह, या तो लग्नेश हो ओके। या कोई भी शुभ ग्रह या केंद्र में स्थित हो 1 4 7 10 में, है ना। ठीक है। अथवा लगाए ना, इसलिए इनमें से कोई एक लीजिए आप। अगर चंद्रमा और लग्नेश केंद्र में नहीं होंगे और पापग्रह केंद्र में बैठे होंगे तो अफवाह असत्य होती है। और यदि लग्नेश, चंद्रमा या शुभ ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो तो जो भी अफवाह है वो सुखद समाचार जैसी होती है। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी या युति होगी तो आतंक फैलाने वाली होगी। मतलब अफवाह देखिए, जो भी सुनने वाली घटना या तो दुखद हो सकती है या सुखद हो सकती है। तो अगर वहां पर यह बताया गया है कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की युति है, तो जो अफवाह आ रही है वो अच्छे समाचार वाली है। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति है तो कहीं ना कहीं से दुखद समाचार वाली है, कोई आतंकवादी घटना या कोई भय पैदा करने वाली घटना है। यदि लग्नेश निकट भविष्य में वक्री होने वाला हो तो अफवाह निश्चित रूप से झूठी होती है ना। आपने देखा कि लग्नेश जो है थोड़े समय बाद वक्री होने वाला है, तो बिल्कुल 100% कह दीजिए कि ये अफवाह जो है बिल्कुल झूठी होने वाली है। तो ये लग्न का बारे में जितनी चीजें हम सोच सकते हैं, लग्न के बारे में जो कुछ सूत्र हैं उन सूत्रों का यहाँ पर भाष्य दिया गया है। सेकंड है हमारा, अलग अलग सबके है गर्भ छेद द्वारम, मतलब गर्भ से संबंधित प्रश्न। क्योंकि यहाँ जब बात आती है ना प्रश्न की, तो प्रश्न तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो गर्भ क्षेत्र के प्रश्न में क्या करना है, गर्भ क्षेत्र के प्रश्न में और जो अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो गर्भ का स्वामी या पंचमेश गर्भ स्थान पंचम भाव को ना देखे और पाप ग्रह वहां पर स्थित हो तो गर्भपात होता है। मतलब जो पंचमेश है वो पंचम को नहीं देखे और पाप ग्रह वहां पर स्थित हो तो ऐसी जगह पर आप कह सकते हैं कि एबॉर्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि अरे जो भी ये गर्भ है सकुशल रहेगा या एबॉर्शन होगा, तो इस प्रकार की प्रश्न कुंडली में पंचमेश की पंचम स्थान पर दृष्टि ना हो, पंचमेश की आप दृष्टि देख लें, उसकी पंचम स्थान पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए और पाप ग्रह पंचम स्थान में स्थित हो तो गर्भपात होता है। दृष्टि नहीं हो और पाप ग्रह वहां पर कोई ना कोई बैठा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, कोई भी, तो एबॉर्शन होने की पूरी संभावना है। अब देखिए इसका कारण क्या है, ये भी समझाया गया है कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। भावेश की भाव पर दृष्टि भाव फल को पुष्ट करती है जैसा हम जानते हैं, और भावेश की भाव पर सर दृष्टि ना हो। जी हाँ। जो जो स्क्रीन आ रही है ना, जो बुक का फोटो आ रहा है वो थोड़ा ब्लर आ रहा है। अच्छा, मैं इसको कम कर देता हूँ थोड़ा सा, रुकिए। अब सही है। ज्यादा सही नहीं है बट ठीक है, पहले से ठीक है। अरे मैं ब्लर आपको शेयर, पता नहीं, उतना क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही। आप
शेयर कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है सर, ठीक है ना। अभी तो केवल समझने में ध्यान लगाइए। ठीक है सर। तो भावेश की, जैसा हमें मालूम है, भावेश की भाव पर दृष्टि भाव फल को पुष्ट करती है। अब भावेश की भाव पर दृष्टि न होने पर भाव कमजोर रहता है। तो यही कारण है कि पंचमेश की पंचम स्थान पर दृष्टि न होने से गर्भ की सुरक्षा पुष्टि संदिग्ध हो जाती है। ठीक है। अब वहां पर कोई पाप ग्रह बैठ गया, तो मानवी बात है, कोई पाप ग्रह बैठेगा उस भाव में, उसके फल को वो नष्ट करेगा। तो पंचम स्थान में पाप ग्रह के स्थित होने से गर्भपात होना स्वाभाविक है। अगर प्रश्न कुंडली में इसके विपरीत स्थिति हो, अर्थात पंचमेश की पंचम स्थान पर दृष्टि हो और शुभ ग्रह पंचम स्थान में बैठा हो, तो गर्भपात नहीं होता, अपितु गर्भ पुष्ट होता है। तो दोनों क्वेश्चन के, इस जो क्वेश्चन पूछा गया उसके दोनों आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। कि किसी ने पूछा कि सुरक्षित रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए कई बार आदमी चिंतित रहता है, किसी के साथ ऐसी घटना बार बार होती है तो वो ज्यादा डरा रहता है, तो वो फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछने आता ही है कि अक्सर ऐसा होता रहा है क्या, इस बार जो पोजीशन है संतान हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये गर्भ है ये सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं। तो वहां पर हम दोनों आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसा कि नीलकंठी में भी बताया गया है कि यदि प्रश्न काल में द्वादशेष पाप ग्रह हो, ठीक है, कोई भी प्रश्न कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी अगर कोई पाप ग्रह बन जाए और वह सूर्य के साथ होने से दग्ध हो या अपोकुलिम स्थान में स्थित हो और पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो शिशु उत्पन्न होकर मर जाता है या गर्भपात हो जाता है। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है तो भी या तो गर्भपात हो जाएगा, या अगर चाइल्ड पैदा भी हो रहा है बच्चा, तो उसकी संभावना कम रहती है बचने की। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली में अगर शुक्र और सूर्य 8वें स्थान में स्थित हो, यदि शुक्र और सूर्य 8वें स्थान में स्थित हो, पाप ग्रह द्वितीय अष्टम और द्वादश स्थान में स्थित हो, तो प्रश्नकर्ता के सामने उसकी सारी संतानें जीवित नहीं रह पाती और दीर्घजीवी संतान नहीं होती। तो कुछ जो है गर्भपात के कुछ योग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। जैसे प्रश्न लग्न में मंगल के साथ शनि बैठा हो तो गर्भपात होता है। ठीक है। चंद्रमा यदि मंगल या शनि की राशि में हो, इनसे युत या दृष्ट हो, तो भी संभावना है गर्भपात की। इसी प्रकार पंचमेश अस्त हो, नीची राशिगत हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, विनिष्ट हो, तो भी गर्भपात होता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो आज हमने कुछ लग्नेश और कुछ प्रश्न, विशेष प्रश्न के बारे में, कुछ जो विशेष योग हैं जो बहुत काम के हैं और इसके द्वारा हम डायरेक्ट प्रश्न के आंसर निकाल सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा। कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि धर्मेंद्र जी आ गए हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, मुझे भी अगली क्लास में पहुंचना है। कोई इस संबंध में अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए। सर आपकी आवाज आवाज कट रही है, आपकी क्या बात है, दोबारा बताइए ज्योति जी। सर हेलो जी। सर, जी हाँ। दग्ध दग्ध का मीनिंग क्या होता है? दग्ध राशि होती है अलग से, जब आप पंचांग पढ़ेंगे या किसी दिन मैं समझा दूंगा। दग्ध एक अलग से आती है, पंचांग के समय हम देखते हैं उसको, तो उसको भी देखना है कि दग्ध राशि में तो नहीं है कहीं। ओके। आती है, मैं बता दूंगा, तरीका बता दूंगा कभी किसी दिन कैसे निकालते हैं। जी सर। ठीक है। चलिए, जय गणपति की। हाँ जी। चलिए, जय जय गणपति गणपति सभी की। को। जय गणपति। धर्मेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। आपको शेयर ऑप्शन ओपन करना है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप।
आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज? जय गणपति। अब आ रही है। चलिए मैंने शेयर भी ओपन कर दिया आपका, है ठीक है। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की सर। जय गणपति। क्या हो गया? अब आ रही है आवाज मेरी? जी सर आ रही है। ओके। कैमरा खुल गया जरा, कैमरे की दिक्कत आ रही है। हाँ, जय गणपति। आज अपन इसमें षटबल के विषय में अपन काल बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ज्योति जी? जी सर। काल बल का वो निकाल लीजिए, पेज नंबर 33 पर। ठीक है, पहले तो अपन बात करेंगे हाँ काल जी। बल से क्या अभिप्राय है। तो जन्म काल बल से अभिप्राय ये होता है कि जन्म समय के आधार पर जो बल ग्रहों को प्राप्त होता है उसे हम काल बल कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि किसी जातक का जन्म रात का है या दिन का, पहला पॉइंट। जन्म किस पक्ष में हुआ है उसकी बात करते हैं। दिन रात के किस भाग में हुआ, दिन में हुआ तो किस भाग में हुआ, रात में हुआ तो किस भाग में हुआ है। और जन्म समय, वर्ष, माह और वार का अधिपति कौन है, इसके बारे में कहते हैं। और जन्म किस होरा में हुआ है। और आगे वाला पॉइंट होता है जन्म समय उत्तरायण था या दक्षिणायन था, आदि सबका समय से संबंध होने के कारण इसे हम काल बल कहते हैं। राकेश जी क्लियर हुआ? हाँ गुरुजी हाँ। ओके। अब प्रश्न होता है कि काल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे जब भी क्वेश्चन आए तो काल बल 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से काल बल होते हैं, तो इसको कहते हैं सबसे पहले नतो बल, सेकंड नंबर पर पक्ष बल, तीसरे नंबर पर त्रिभाग बल, और चौथे नंबर पे मास बल, पांचवे पे आब्द बल, और छठवें पे बार बल, फिर सातवें पे होरा बल, और आठवें पे आयन बल, और नौवें पे अपने युद्ध बल। ऐसे 9 प्रकार के काल बल होते हैं। ठीक, अब पहला अपन आज पढ़ने जा रहे हैं नतो बल निकालने की गणना और उसका अध्ययन करेंगे कैसे होता है। उन्नत यानी कि होता है अधिक। ठीक है, उसको अपन दिन का भाग भी मानते हैं। और नत मानना होता है कम, या अपन रात का समय भी कहते हैं। जब नातोन्नत बल मतलब जातक का जन्म दिन में हुआ है या रात में, इस प्रकार जो प्राप्त बल होता है उसे हम नतो उन्नत बल कहते हैं। ठीक है ज्योति जी, क्लियर हुआ? जी सर। ओके। जो ग्रह दोपहर में बलि होते हैं वह उन्नत बल, और जो ग्रह अर्धरात्रि में बलि होते हैं वह नत बल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो दोपहर में बलि होंगे तो उन्नत यानी अधिक होगा, और नत यानी जो रात को बलि होते हैं उसके नत कहते हैं। इसमें पर कंडीशन आती है चंद्र, मंगल और शनि को रात्रि में जन्म होने पर उन्नत बल अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, 3 ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल और शनि को रात्रि में जन्म होने पर
अधिक बल प्राप्त होता है, न तो न, ठीक है। और सूर्य, गुरु और शुक्र को रात्रि में जन्म होने पर न तो बल कम प्राप्त होता है, मतलब इसके विपरीत, क्योंकि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र को दिन में बल प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। राकेश जी क्लियर हुआ? हाँ गुरु जी हाँ। ओके। इसी प्रकार दिन के जन्म में इसके विपरीत, यदि मैंने आपको कहा चंद्रमा मंगल शनि रात्रि में बल प्राप्त होता है, तो यानी कि चंद्रमा मंगल शनि को दिन में बल प्राप्त हुआ। मैंने कहा सूर्य, गुरु और शुक्र को रात्रि में प्राप्त होता है, तो सूर्य, गुरु और शुक्र को दिन में बल प्राप्त होता है। और बुध को सदैव दिन या रात हो, इनको न तो न पूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर? जी सर। अब मैं आपको नतोमत बल की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अपनी जन्म कुंडली का जो टाइमिंग वो लिया है अपन ने, उदाहरण को जो है जन्म स्थान के अपन लेके चले, याद है ना सबको? याद है क्या? जन्म 12/13/1981 वाली कुंडली, 12 सितंबर 1981 शनिवार रविवार के जो पहले दिन अपन उठाई थी, 1:30 की कुंडली, उसके ऊपर ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, न तो न ये बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। इसमें देखा अपन की अपन गणना करने जा रहे हैं बल की। उदाहरण कुंडली में जन्म स्थान दिल्ली है, दिल्ली, और उसका समय है, और दिल्ली का उस दिन जो दिनमान निकालेंगे सबसे पहले अपन, तो जब ये जातक के जन्म पैदा हुआ था, तब उस दिन सूर्य अस्त, यहाँ पे मैंने सूर्यास्त लिखा है 18:29 का, और उस दिन जो सूर्योदय हुआ था, अपन को दो ही कंडीशन लेनी है। सूर्योदय हुआ था सर ये कौन से पेज पे है? ये आपका क्या नाम है, 34 नंबर पेज पे, 33 और 34 पे। ओके सर। 6:05 ये सूर्योदय, मतलब जब नतोनत बल अपन निकालते हैं, हाँ, जब अपन नतोनत बल निकालते हैं तो दिनमान चाहिए, तो दिनमान निकालते कैसे, बता सकते ज्योति जी? जी सर, सूर्यास्त माइनस सूर्योदय। बिल्कुल राइट, सूर्यास्त माइनस सूर्योदय। तो इसमें सूर्यास्त क्या है उस दिन, 18:29, और सूर्योदय है 6:05। कितने हुए? 9 में से 5 रहे, 12 घंटे 24 मिनट। 12:24। 24। ये हो गया। अब इसके अपन, ये अपना टाइमिंग होगा दिन का, मतलब दिन भर के ये टाइम हो गया। अब दिन मान के अपन दो भाग करें तो उसके कितने हो जाते हैं? अपन दो से अपन इसको भाग करें, दो भागों में डिवाइड करें, तो अपने पास 6 घंटे और ये 24 आ रहा है, 12 मिनट 12 मिनट, ठीक है। तो ये 6 घंटे 12 मिनट का अपने पास दिन के दो भाग होगा ये, राइट, ठीक। अब जी सर। यदि हाँ, क्या कहना चाह रहा, अब जातक का यदि मध्याह्न निकाले तो अपन क्या करेंगे,
मध्याह्न का समय निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बता सकते हैं राकेश जी? ये दिनमान में जोड़ दीजिए आप इसको, कल सूर्योदय में 6 घंटे 12 मिनट जोड़ देंगे। ओके, मतलब जातक का जो जन्म समय अपने पास था, कितने का था अपने पास जन्म समय? 6 घंटे 12 मिनट। देखो पेज नंबर 1 पहले नंबर पे ये जन्म का समय 6 घंटे 5 मिनट का था। तो जन्म समय में इसको 6 घंटे 5 मिनट में प्लस 6 घंटे 12 मिनट जो आपका एक दिनमान का भाग आया उसको जोड़ देंगे तो इसका मध्याह्न निकल आएगा। अपन इसको मध्याह्न निकालने जा रहे हैं। तो 5 और 2 7, 1 17 और 6 12:17 मध्याह्न निकला। ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। ज्योति जी क्लियर हुआ? जी सर। ओके, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हुआ। तो इसको 12:17 की जगह पर 0:17 का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब यदि ये दिनमान हुआ 12:17 तो अपन रात्रि का अर्ध समय कितने का होगा? रात्रि के अर्ध समय को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन फिर? ज्योति जी बताइए। राकेश जी, रात्रि का अर्ध समय निकालने के लिए सूर्यास्त के समय में 6 घंटे 12 मिनट को अपन जोड़ देंगे। देखो ये अपना जो टाइमिंग निकला ना 12:17, ये वाला टाइम, इस टाइम में रात्रि के 12 घंटे जोड़ देंगे तो रात्रि का मध्याह्न आ जाएगा। क्लियर हो राकेश जी? जो इंडियन निकला इसमें नेट 12 घंटे बाद ही रात को होगी। मध्याह्न समय जब दिन का मध्याह्न ये निकला तो रात्रि का मध्याह्न नेट राइट 12 घंटे बाद होगा। क्लियर हुआ ज्योति जी? जी सर। ओके, तो 12 घंटे 17 मिनट में अपन ने 12 घंटे रात्रि के अपन ने जोड़ दिया। रात्रि का मध्याह्न निकालने के लिए अपन ने जोड़ दिया तो अपने पास पोजीशन क्या आ गई? 24 घंटे 17 मिनट। अब 24 घंटे 17 मिनट को यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिखेंगे अपन तो 0 घंटे 17 मिनट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? हाँ जी। ओके, अब इसके बाद अपन को क्या करना है? ये प्रक्रिया निपटाने में क्योंकि जातक का जन्म समय कितना है, मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ा सा, जगह शॉर्ट है ना। जातक का जन्म समय, क्योंकि जातक का जन्म समय अपने पास है 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक, और अर्धरात्रि का समय, क्योंकि ये रात्रि का जन्म है इसका 1:30। क्लियर हो रहा है राकेश जी? हाँ हाँ हो रहा है। तो इसमें अपने अर्धरात्रि का समय जो अपने पास निकल के आया 0 घंटे 17 मिनट, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा अपने पास? और अपन इसको और अपन सरल करने के लिए 1 घंटे में 60 होते हैं और 60 और 30 90 मिनट भी, अपन 90 मिनट को भी अपन जोड़ सकते हैं। ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे। ज्योति जी कर सकते हैं अपन? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सर ये समझ में नहीं आया यहाँ से। ये जातक का जन्म समय है। ये जातक का जन्म समय 1:30। 1:30 अपने उदाहरण कुंडली में, राइट? हाँ जी ठीक है।
ठीक है। और 1 घंटे 30 मिनट को यदि अपन मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 घंटे में 60 होते हैं और 30 में आपके 90 मिनट हो गए। 90 मिनट हो गए। राइट। और हाँ जी। इसमें से यदि अपन ये 17 मिनट, भाई इसका जन्म ओनली 17 मिनट ही ना, 17 मिनट माइनस घटा ये जो जन्म समय है ये हमारा दिन का समय है। ये जो जन्म समय है 0:17, ये अर्धरात्रि का मध्याह्न निकाला है आपने, अभी निकाला है ना अर्धरात्रि का मध्याह्न। क्योंकि इसलिए निकाला अपन ने क्योंकि जातक का जन्म समय रात्रि में, यदि किसी जातक का जन्म समय यदि दिन में होगा तो कुछ दिन तक की बात करके छोड़ देंगे उसको। ज्योति जी क्लियर हुआ क्या? अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मतलब अगर रात्रि का समय है जन्म का तो हम इसको अर्धरात्रि का ये मिनट जोड़ेंगे इसमें। यदि जातक का दिन में ही समय आ गया, दिन में ही आ गया, तो अपन को रात्रि में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं। तो अब चूंकि अपने पास जातक का जन्म समय अपने पास रात्रि का निकला तो अपने रात्रि का मध्यमान लिया। यदि ये जन्म समय दिन का होता तो अपन दिन के मध्यमान में संख्या को जोड़ देते। क्लियर राकेश जी? हाँ जी। ओके। अब 90 में से 17 घटा दो, कितने मिनट बचेंगे अपने पास? 73। तो 73 के यदि अपन इसको 12 मतलब एक 12 घंटे में डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में अपने रात्रि या दिन में अपने को 12 घंटे होते हैं, 12 के अपन एक नॉर्मल रात्रि मानते हैं, 12 का दिन मानते हैं। ये क्लियर हुआ? ज्योति जी क्लियर हुआ क्या? जब 12 घंटे होते हैं एक दिन में, एक अनुमान अपन निकाला है ना, और रात्रि में भी 12 मानते हैं, 12 घंटे की छुट्टी। तो यदि 12 घंटे से अपन 73 मिनट को कन्वर्ट करते हैं तो 12 × 72। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी। 1 मिनट मान सकते हैं अपन। भाई इसको हाँ जी। भाई इसको इनको अपन 60 से करते हैं अपन तो भी 60 आता है, तो भी अपना 1 मिनट ही बन रहा है। यदि यहाँ पे संख्या 2 तो अपन कहते हैं 120 में से 60 को घटा देते हैं। गुरु जी, तो गुरु जी 73 मिनट आया ना गुरु जी, जो 73 मिनट है ना, 73 मिनट को 12 से भाग क्यों दे रहे हैं अपन? नहीं भाग नहीं दे रहा, मैं इनको समझाने का प्रयास कर। अपने पास तो यही आ गया ना 73 मिनट का 12 घंटे। नहीं, ये 73 मिनट को 12 से भाग 73 मिनट को 12 से भाग क्यों दिया अपन ने? तो इसलिए दिया राकेश जी, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, राइट? हाँ। तो 12 घंटे का जब इसका अपने अनुपात निकाला, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने मिनट को घंटे से भाग क्यों किया है, ये पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो समय निकलेगा उसके 12वां हिस्सा कौन सा है इस जन्म का, अपन इसलिए देख रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं भाई? अपन को अंतर निकालना है, अपन अंतर निकालना है कि जातक का अर्धरात्रि में ये बल आया अपने 73 मिनट आया और 12 घंटे में, तो फर्क क्या आएगा, तो उसका अंतर कितना आएगा? राकेश जी थोड़ा क्लियर करो, फिर में आगे बढ़े। क्लियर हुआ क्या नहीं? आप करिए, अभी क्लियर नहीं हो रहा है अभी। ये अपन इसलिए निकाल रहे हैं, अपन ने ये निकाल लिया 12 घंटे में, ये अपन षष्ठांश को निकालने जा रहे हैं। अब उसको षष्ठांश को निकालने जा रहे हैं, इसलिए दिन भर में 12 होते हैं, रात्रि में 12 होते हैं, तो 12 का भाग देना करके अपन ये षष्ठांश निकालेंगे तो 6.1 षष्ठांश उन्नत बल प्राप्त है अपने पास। ठीक, क्लियर हुआ क्या? अब अपन यदि कुंडली के अनुसार चले, सूर्य और बृहस्पति, अपन खाली सूर्य बृहस्पति और जो दिन में बलि होते हैं शुक्र, इनका यदि अपन षष्ठांश निकालेंगे तो इनका षष्ठांश होगा ना तो बल, तो कि 6.1 ये रात्रि में हुआ है,
ये रात्रि का मान निकला अपने पास, और रात्रि में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र को न तो नत बल 0 प्राप्त होता है, बल कम मिलता है। तो ये रात्रि में इनको प्राप्त हुआ 6.1। यदि अर्धरात्रि में 0 हो जाएंगे तो 6.1 इनको नत बल प्राप्त होगा। और यदि ठीक 12 बजे की पोजीशन निकलती, राकेश जी क्लियर समझना थोड़ा, ठीक यदि 12 बजे की पोजीशन होती तो सूर्य, बृहस्पति, शुक्र को 0 मिलता। अब चूंकि एक घंटा 17 मिनट का फर्क आ रहा है, अपने पास 73 मिनट आगे निकल रहा है। क्लियर हो रहा है? 73 मिनट अपन आगे चल रहे हैं, तो 6.1 का इनको सस्टेन बल प्राप्त हुआ। ज्योति जी क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। और रात्रि में कौन से को अपन को पूर्ण बल मिलता है, नतोनत बल? कौन कौन से कह रहे हैं? चंद्र, मंगल और शनि। चंद्र, मंगल और शनि। ठीक है। तो 60 षष्ठांश यदि रात्रि में फुल मिलता बल और उसमें से 6.1 घटा दो तो कितना बचेगा? इसको 6.01 क्यों किया हमने? तो वो मेरे लिखने में आ गया, 6.1 लिखने में आ गया। ठीक है। तो 60 षष्ठांश होते हैं, पूर्ण बल मिलते हैं, उसमें से 6.1 थोड़ा सा आगे निकल गए, क्योंकि ठीक रात को रात्रि में होते तो उनको पूरा 60 षष्ठांश चंद्रमा, मंगल, शनि को मिल जाता, बिल्कुल 0, बिल्कुल 60 पे होते 12 पे। क्लियर हो रहा? क्योंकि 12 से थोड़ा सा आगे चल गया तो 6.1 इनके पास चला गया, और इसमें से इनमें घटाओगे तो कितने बचेंगे अपने पास? 59 और कितना हुआ? 53 नो 10 मिनट 6.1 बता देता हूँ, तो अपने पास बचा 10 मिनट। सर, हेलो राकेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो मेरा कनेक्शन चला गया क्या? हाँ मैडम, इनका 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 फ्रीज हो गया है, इनका भारद्वाज जी का फ्रीज हो गया है स्क्रीन। अच्छा, मुझे लगा मेरा चला गया नेटवर्क। नहीं, उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया है मैडम, उनका। हाँ जी। आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया क्या? क्या हो गया मैडम? मैं पूछ रही हूँ, आपको ये वाला टॉपिक समझ में? हेलो। नहीं मैडम, नहीं आ रहा हैगा, जो किताब में कुछ और दिया हुआ है। किताब में जो दिया हुआ है वो कुछ और दिया हुआ है। किताब में ये दिया हुआ है कि यदि आपको यदि रात्रि का जन्म है तो जो सूर्यास्त का समय है और अगले दिन का जो आपका सूर्योदय का समय है,
आज का उसका डिफरेंस सूर्यास्त निकालेंगे। अगले 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 दिन का आपका सूर्योदय। हाँ जी, उसका डिफरेंस निकालेंगे। उनका उनका दोनों का डिफरेंस निकाल करके 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका अर्ध हाँ जी, अर्ध अर्धरात्रि का मान ये आपका आ गया मैडम जी, ठीक है ना। हाँ जी। उस अर्धरात्रि के जो मान जो आपके पास आया है, उसमें आप सूर्यास्त के समय को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सूर्यास्त का जो भी समय था पिछले उसमें दिन का, है ना? उसमें हाँ, सूर्यास्त का जो समय था हम्म। उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो हाँ गया। जी, हाँ जी, हो गया। और इसमें से जो रात्रि का जो जन्म समय है उसको माइनस कर दीजिएगा, जोड़ के जो आया है ना जो आपके पास, हाँ जी, हाँ जी। उसमें से जिस जन्म समय समय पैदा को माइनस हुआ कर है, दीजिए, जन्म समय को माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस कर दीजिए। तो आपके पास जो आया उसको आप अंशों में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको अंशों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसको 12 से भाग कर देंगे फिर। नहीं नहीं नहीं, मैंने किताब में जो दिया हुआ है ना, जैसे कि हाँ, जो हाँ। भी आया उसको आवर्स को 60 से गुणा करो, उसके बना लो मिनट, अच्छा। मिनट को उसमें जोड़ दो, टोटल इतना हो गया। जैसे यहाँ मैडम 73 मिनट यहाँ आया है मैडम, ठीक है ना, 73 निकाला हाँ है जी, उन्होंने। तो 73 73 निकाला, मिनट को ये 73। कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं, एक ये आपके 73 अंश हो गए जी आपको जी। 73 अंश कहाँ हुए? नहीं ये नहीं, तो किताब जो कला बता में रही है, दिखा हुआ है। हाँ कि मतलब किताब कह रही है इसको अंश में बदलिए, इसको आप अंश में अच्छा। बदलिए। वो कहते हैं कि 4 मिनट बराबर 1 अंश होता है बिल्कुल। हैं। हाँ जी, तो 73 मिनट को हम अंश में बदलेंगे तो 73 में देंगे 4 का भाग, 73 में देंगे 4 का भाग। ठीक है ठीक ना। है। तो 4 एकम 4 बचे 33, 4 अट्ठे 32, बचा 4 1 अट्ठे मैडम, 32। हाँ जी, ठीक है ना। ठीक, ठीक है। फिर फिर दिया इसमें पॉइंट लगाया, 0 आया तो 18.25 मैडम आया, ठीक है ना। ये बुक में कहाँ, ये जो अभी कैलकुलेशन आपने बताई बुक नहीं में नहीं, कहाँ है? ये मैं नहीं, बुक में नहीं बता रहा हूँ मैं, जो ओके, ओके। 18.25 मैडम आया ये, ठीक है ना। इसको अपन मैडम 3 टू से देंगे पॉइंट भाग। 1 मिनट, 18 तो आ गया, ये 0.25 कहाँ से आएगा? अच्छा, अच्छा, ठीक है, वन ठीक वन है, उसको पॉइंट लगा के है, आगे। हाँ। हम्म। इसको मैडम इसको 3 से देंगे भाग, तो 3 से 18, 6 पॉइंट, हाँ, हो गया, हो गया। ठीक है ना। 18.25 आ गया। 6.08 मैडम आ गया मैडम ये। हम्म। इसको 18.25 को 3 से दिया भाग। 18.25 को फिर से 3 से भाग दिया। 3 से भाग क्यों हाँ दिया? मैडम ने नियम दिया हुआ है इसमें, गुरुजी ने क्या किया, 4 थी 12, सीधे 12 से भाग दे दिया जाएगा, ठीक है ना। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने सीधे 12 से भाग दे दिया, 4 4 इंटू 3 12 से भाग दे दिया डायरेक्ट। आ गई है सर की ये स्क्रीन, है। आ गई उनकी। हाँ जी सर, आ गई। अभी मेरा खुला नहीं है, अभी खुल रहा है। खुल गया सर, आ गया। मेरे को आवाज आ रही है, आप लोग नहीं दिख रहे। हेलो, सर, सर आ गया, आपका स्क्रीन आ गया, आवाज भी आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है बट आप लोग मेरे को नहीं दिख रहे। हाउ टू। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अपन ने जब ये निकाला अपन ने, तो जो रात्रि की चंद्रमा मंगल शनि में से 6.1 माइनस कर दिया, तो अपने पास न तो न बल निकल के आया 53.9। ये मिलेगा चंद्रमा मंगल और शनि को, ठीक है जी। ज्योति जी, क्लियर क्या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद बुध को हमेशा दिन और रात्रि होने के 60 बल। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, यदि आवाज सर क्लियर नहीं आ वॉइस रही है बहुत आपकी। ब्रेक, सर मेरे को तो आप वॉइस ब्रेक हो रही। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ।
अब आ रही है आवाज? Powering on. सर इको हो रहा है। अब आ रही है आवाज? आ गई आ गई। मैंने मोबाइल से लिया, फिर मैंने अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके, जरा लैपटॉप बंद कर दूं। अब मैंने मोबाइल से लिया, फिर मैंने अभी अपन ने ये देखा कि ये अपने नतोनत बल निकाला अपन ने, तो वो सूर्य बृहस्पति शुक्र के लिए तो 6.1 है, ठीक है, किंतु चंद्रमा मंगल शनि के लिए 53.9 है। और बुध को हमेशा रात्रि में या दिन में, दोनों स्थिति में बुध को 60 षष्ठांश बल प्राप्त होगा ही होगा। तो यदि किसी भी पेपर की दृष्टि से अपन बात करें, यदि उन्होंने लिख दिया कि नतोनत बल किसी भी कुंडली पर बुध को कितना मिलेगा, तो आंख मूंझ के आप 60% दे देना। राकेश जी क्लियर जी हुआ? सर। अब इसके बाद अपना जो इसमें जो नतोनत निकालने में कोई दिक्कत आ रही हो तो प्रश्न पूछना, फिर अपन पक्ष बल को निकालने का प्रयास करते हैं। ज्योति जी? हाँ जी सर। ये क्लियर हो गया? सर ये इसमें कोई निकाल के प्रॉब्लम? देखेंगे पहले हम, ये हाँ, हम पहले निकाल के देखेंगे, फिर पता चलेगी प्रॉब्लम। जब खुद से हाँ, निकालेंगे ना सर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अपन इसमें अभ्यास नहीं करेंगे ना राकेश जी, तो क्लियर भी नहीं होगा। सिस्टम में फंडा 4 स्टेपों में काम करना है अपन को ओनली। इसमें सबसे पहले अपन को दिनमान निकालना है अपन को। ज्योति जी क्लियर समझ लेना, दिनमान निकालो पहले। हाँ जी हाँ जी। दिनमान निकालने के बाद उसके 2 भाग कर लो। यदि रात्रिमान में पैदा हुआ तो रात्रिमान के 2 भाग कर लो, निकलेगा पहले दिनमान से ही। दिनमान के 2 भाग कर लो तो उसका बीच का मध्याह्न निकल जाएगा, मतलब सेंटर पॉइंट दिनमान का, ठीक है। उस सेंटर पॉइंट को 12 से अपन जोड़ देंगे 12 घंटे में, तो रात्रि का मध्यमान निकल जाएगा, राइट? हाँ जी ठीक है, अपन 180 डिग्री की भाषा समझते हैं ना अपन, तो ठीक 12 जोड़ देंगे, रात्रि का मध्यमान निकल जाएगा। जब रात्रि का मध्यमान निकल आया तो जातक के जन्म समय में उसको जोड़ दें अपन, ठीक? और यदि मतलब छोटी घटाना है अपन को, यदि रात्रि में निकला है या दिन में, उस जन्म समय में उसको घटा दें अपन, माइनस कर दें, तो वो निकल आएगा। अच्छा, यानी कि अगर सर अगर जैसे दिन का समय होगा तो जो हमने दिन का आधा भाग निकाला है वो आधा भाग हम जन्म समय में से घटा देंगे तो वो दिनमान और अगर रात्रि का जन्म है, अगर रात्रि का जन्म है तो हम जो दिन का आधा भाग निकाला है पहले उसमें 12 ऐड करेंगे, तो रात्रि का जो भी मध्यमान आएगा वो रात्रि वाले जन्म समय में से घटा देंगे। ठीक है इतना? ठीक है। अब चूंकि एक 12 घंटे में एक वो होता है दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है, राइट? हाँ जी। तो जो अपने को समय निकलेगा उसको 12 घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका बल निकलेगा, ठीक है जी। तो ये बल निकला 6.1। उस बल को अपन को जो नियम के अनुसार, यदि दिन की बात करते हैं, सूर्य मंगल ये वाले ग्रह हैं जो दिन के जो बली होने वाले, उसमें से उनको जोड़ दो। यदि दिन में निकल जाए तो इनको बल मिलेगा ज्यादा, तो ये मिलेगा। और रात्रि में यदि जो जन्म लेने वाले ग्रह हैं, यदि दिन में निकालना है तो उसमें से माइनस करोगे तो उनका ये निकलेगा न्यूनतम। और बुध दोनों स्थितियों में रात्रिमान और बल हो या दिनमान में उनको 60 षष्ठांश बल ही प्राप्त होता है, ठीक है जी। क्लियर? अब अपन बात करते हैं पक्ष बल। पक्ष बल में अपन क्या करते हैं, जन्म का समय को पक्ष कहते हैं, अर्थात कृष्ण पक्ष। जो भी जन्म का समय में जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अपन को ये देखना पड़ेगा जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ या शुक्ल पक्ष में, ठीक है? हाँ जी। अब अपन लेंगे शुक्ल पक्ष। एक नैसर्गिक शुभ ग्रहों के लिए बल में वृद्धि करता है। जितने भी अपने नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र है,
और यदि बुध बुध शुभ ग्रहों के साथ है तो बुध को लेते हैं अपन, ठीक है। गुरु यहाँ पे बलों में वृद्धि करेगा और अशुभ ग्रह को शून्य बल प्राप्त होता है। अशुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य, मंगल, शनि, अपन को अशुभ ग्रह की श्रेणी में लेते हैं, तो इनके हो गए शुभ। अब कृष्ण पक्ष में नैसर्गिक अशुभ ग्रहों को बल प्राप्त होता है। तो अशुभ ग्रह कौन कौन से ज्योतिष? मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु। राहु केतु, ठीक है। अब इनको अपन को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में चलेगा। अब जो शुभ ग्रह, यदि इनमें कृष्ण पक्ष में जिसका जन्म हुआ उसको शुभ ग्रहों में बलहीन हो जाते हैं, तो उनको बल प्राप्त नहीं होगा। जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है। यदि बुध यदि शुभ के साथ बैठा तो नहीं प्राप्त होगा, शुभ हो जाएगा। सूर्य, मंगल, शनि और पाप युक्त बुध पाप ग्रह कहलाएंगे। गुरु, शुक्र और शुभ युक्त यदि बुध है तो ये शुभ ग्रह कहलाएंगे। यहाँ पर जब पक्ष निकालते हैं वहां पे अपन ने अभी निकाला था, अपन ने उन्नत बल में बुध को अपन ने सदैव लिया था। यहाँ पे चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक शुभ होता है, ये आप लोगों को पता है। हाँ जी। तो ये इनको एक क्लियर पॉइंट कर ला। यहाँ पर यदि चंद्रमा मिलता है तो अपन उसको पक्ष बल मानेंगे, वहां पर मिलता है नहीं मिलता। इसको निकालने का तरीका यह है कि सूर्य और चंद्रमा के भोगांश ज्ञात करें। सबसे पहले कुंडली में सूर्य के भोगांश और चंद्रमा के भोगांश को ज्ञात करें। यदि दोनों में 180 डिग्री से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। यदि 180 तो है तो वो 360 में से अपन माइनस करके अपन निकालते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला है चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश इंटू 60/180, ठीक है। या अपन इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश भागित 3, ठीक है। ये पक्षबल के निकालने का फॉर्मूला है। अब पक्षबल कैसे निकालता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सूत्र है चंद्र के भोगांश माइनस सूर्य के भोगांश भागित 3। तो कुंडली में चंद्र के भोगांश है अपने पास 10 साइन 9 डिग्री और 30 कला, और सूर्य के भोगांश है अपने पास 4 साइन 26 डिग्री और 26 कला। तो अपन ने 10 डिग्री साइन को अपन ने कन्वर्ट करा तो अपने पास लगभग अपन ने निकाल के रखा हुआ, पहले भी अपन ने करा 309.50 माइनस इसके 426 को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 146.37 आएंगे भागित 3 करूँ, यानी कि 309 में से 50 100 इसको घटा दो तो अपने पास संख्या निकल के आएगी 163.13/3। और जब एक इसको अपन 163 में भाग देंगे तो अपने पास निकल के आएगी 54.376, यानी कि अपन एक मोटा मोटा 76 है तो अपन इसको मान सकते हैं 54.38 षष्ठांश बल पक्ष बल प्राप्त होगा। अब शुभ ग्रह कौन कौन से अपने पास? गुरु, शुक्र कुंडली में, और बुध। बुध को अपन इसलिए ले रहे हैं वो गुरु के बहुत नजदीक है। ज्योति जी क्लियर हो रहा है? सर ये 309 कैसे आया? इसका अपन इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, अपने 10 गुणा 30, अपन 10 को 30 से गुणा करेंगे कितना हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, हाँ 309 हो गया। हाँ तो 309, तो 300 ये हो गया, 9 डिग्री ने जोड़ दिया तो 309 डिग्री, और 30 का मतलब 50%, इसको 30/60 कर दो
30 बटा 60 करोगे तो 50 आ जाएगा। आपने पहले करा था क्या? और ठीक है इसको सर। भी 4 गुणा 30 120 प्लस 26 डिग्री 126 डिग्री और 26 बटा 60 कर दो, कितना हो जाएगा? 37। ओके सर। ठीक है, मैंने तो इसलिए नहीं करा कि पिछली बार मैंने करके दिखाए थे आप लोगों को। सर लास्ट क्लास में नहीं थी मैं। नहीं, मैंने वो स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, स्टार्टिंग यहीं से चालू हुई थी अपनी। ठीक है, एक सेकंड लाइट चलेगी। तो ये हो गया। अब 163 बटा 3, इन दोनों में से 309 में से 50 में से 146 से घटाओ, कितना बचा करके देखो ज्योति जी। ज्योति जी कर रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कितना आया? किया क्या ज्योति जी? जी सर आ गया। आ गया, ये आगे क्लियर हो गया। 54 हाँ जी क्लियर हो गया सर, हो गया। तो अपने पास शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से? गुरु शुक्र बुध, चूंकि कुंडली में गुरु के नजदीक हैं तो इनको मिलेंगे 54.38 का पक्ष बल। और अशुभ ग्रह कौन से है अपने पास? अशुभ सूर्य ग्रह मंगल शनि। मंगल, सूर्य और शनि, इनको 60 षष्ठांश टोटल उनको मिलने थे 60, उसमें से 54.38 घटा दो, कितने बचेंगे? 5.62। ये षष्ठांश बल किसको प्राप्त होगा? अशुभ मंगल। ग्रहों को। ठीक है, और चंद्रमा को हमेशा पक्ष बल दुगना मिलता है। तो चंद्रमा का पक्ष बल कितना हो गया? 54.38 टोटल निकला था अपने पास, इसमें से गुणा 2 कर दो तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 1 2 3 6 और 1 7, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 108.76 के आसपास चंद्रमा को षष्ठांश बल प्राप्त होगा। ज्योति जी क्लियर हुआ? सर जो चंद्रमा का पक्ष बल निकालेंगे वो जो शुभ ग्रहों का निकला उसका डबल कर देंगे। मतलब चंद्रमा को तो डबल करना ही है, जो भी पक्ष बल मिल रहा है, जहां पे यदि अशुभ ग्रह का निकलता है तो डबल करना है। नहीं ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे हम? चंद्रमा को हमेशा ही पक्ष बल में अपने नियम ही यही है, उसको डबल कर दो, दुगना कर दो। नहीं किसका डबल करना है, किसका डबल करना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें लिखा हुआ है ना शुभ का डबल करना है या शुभ का? चंद्रमा को अपन शुभ लेकर ही चलते हैं, इसमें लिखा है चंद्रमा को हमेशा शुभ लेकर ही गणना करें, लिखा उन्होंने साफ साफ लिखा है। देखो पॉइंट नंबर तो ठीक है, जो भी शुभ ग्रह का होगा उसका डबल कर देंगे। डबल कर, ठीक है, उन्होंने साफ साफ लिखा है। उन्होंने लिखा है चंद्रमा जब बढ़ रहा है तब शुभ ग्रह को और चंद्रमा को बल बढ़ता है, जब चंद्रमा घट रहा है तब शुभ ग्रह और चंद्र का बल भी घटता रहता है। चंद्र और सूर्य के भोगांश पर ही पक्ष बल निर्भर होता है, इसलिए चंद्र को हमेशा शुभ लेकर ही गणना करें, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। और आगे भी उन्होंने लिखा है
चंद्र के लिए चंद्र को शुभ ग्रह के रूप में लें और उसके बल को 2 से गुणा कर दें। ठीक है, जी सर, जी सर। तो आप इस पे प्रैक्टिस करो, अब मेरे को अपनी कुंडली पे भेजो, तो फिर अपन उस पे अगली बार अपन वो पढ़ेंगे। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास में यदि कोई आपको डाउट हो किसी विषय में, राकेश जी और आपको, सर पूछ लेंगे आपसे बाद में, करने के ओके, बाद। तो फिर सर्वे भवन्तु करें अपन। हाँ जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। एक्चुअली में क्या ज्योति, मेरे पास जो सब्जेक्ट जय आया है दोनों गणपति की। है ज्योति जी। हाँ जी हाँ मेरे जी, पास दोनों मैथमेटिकल है। तो ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है उसमें हाँ, तो कई बार मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, नहीं तो सर, इसलिए सही बात है। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ाने का तरीका कैसा? नहीं सर, आराम से हम आपसे पूछ पाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी सीखना तो हमेशा चलता ही रहता है। हाँ, सीखना सिखाना तो चलता रहता है, बट ये है कि मेरी हाँ बात जी। आप तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये है कि नहीं? हाँ जी। हाँ। और दूसरी बात ये है कि आप पूछते भी रहते हैं तो हम क्लियर भी कर पाते हैं। क्या एक्चुअली क्या अपन मैं बोलता रहूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता, फिर पढ़ाने का मतलब नहीं है। हाँ तो जी। हाँ, तो मेरा ये शुरू से ही, तो मैं पूछता रहता हूँ कि समझ में आए तो आगे बढ़े, नहीं तो यहीं पर और इसी को क्लियर कर दो। हाँ जी। ठीक है, जय गणपति। ठीक है, जय गणपति की सर। अब अभी अभी जो सर ने प्रेषण शास्त्र बताया था ना आपको भी, हाँ जी। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे कुंडली भेजी थी, मेरी डिटेल। हाँ ठीक है, जी। 12:25 में उसने मेरे को ये नहीं बताया कि मेरे को क्या बात करनी है, क्या क्वेश्चन करना है, बोले मेरे को कुंडली आ दिखानी रही है। हूँ। तो मैंने हाँ जी। पता होरा से ही मैं उसकी कुंडली का निरीक्षण करा, और मैंने अपने कागज पे ये सारे पॉइंट लिखे। देखो ज्योति जी, दिख रहा है आपको चार्ट? जी सर। हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी हाँ विषय जी। क्या, नहीं मेरे को तो पता नहीं जातक के मन में क्या प्रश्न चल रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। तो मैंने 12:25 ग्वालियर के समय की होरा देखी। ठीक है, और उस समय हाँ जी। मैं देखा कि होरा स्वामी कहाँ बैठा है। तो जब मैंने हाँ उसको जी। चेक करा तो होरा स्वामी छठे भाव में बैठा था। छठे भाव से अपन बात करते हैं ऋण, रोग और नौकरी, शत्रु, नौकरी की बात हाँ करते जी। हैं अपन। तो मैंने उसकी यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर रखा था, देखो आपको दिख रहा होगा, हाँ जी। नौकरी और रोग, देखो। ठीक है, हाँ तो जी, दिख रहा है। मैंने नौकरी और रोग के ऊपर ही पूरी कुंडली का निरीक्षण करके उसकी मैं अपने हिसाब से मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया। जब मैंने उससे पूछी, उससे मेरी बात हुई लगभग 4:30-5 बजे। तो मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या नौकरी के संदर्भ में पूछा? बोले सर आपको कैसे पता? बोले मैंने कहा आप पूछो तो सही। जब मैंने उसको ये 3 पॉइंट बताए दृष्टि से, तो वो इतनी प्रभावित रही गुरुजनों की कृपा से कि ये देखो मैंने उसको ये पॉइंट बताया। यहाँ पर मैंने बताया आपका हाँ जी। व्यय लाभ, आपका खर्चा बहुत हो रहा है। तो बोले यस। मैंने कहा आपको पराक्रम में कमी आ रही है? बोले हाँ। मैंने कहा आपको रोग और या नौकरी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो रही है? बोले हाँ। फिर मैंने कहा आपको माता से या घर के सुख से थोड़ा वंचित हो रहा है? तो बोले नहीं ये तो गलत है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक पॉइंट गलत है। फिर मैंने कहा आपको प्रोफेशनल में दिक्कत आ रही है क्या बहुत ज्यादा? बोले यस, मेरे को प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और थर्ड, मैंने कहा आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही? बोले हाँ आजकल यही चल रही है, मैं क्या डिसाइड करूं क्या नहीं डिसाइड करूं ये नहीं कर पा रही मैं क्लियर। जी सर। तो मतलब कहने का तात्पर्य सर जो प्रश्न कुंडली पढ़ा रहे हैं ना, वो इतनी मजेदार है कि पूछो मत। हाँ जी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ बहुत जी। इंटरेस्टिंग। चलो जय जय गणपति। गणपति। जय गणपति की।